हेलो स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक है रेस्पायरेशन। यानी इस टॉपिक में हम ये जानेंगे बेटा कि एक एनिमल, एक प्लांट, एक ह्यूमन किस तरीके से अपने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, यानी ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसको बोला है यहाँ पे, ग्लूकोज को, वो किस तरीके से ग्लूकोज से अपने लिए एनर्जी ऑब्टेन करेगा। ठीक है, तो रेस्पिरेशन बेटा एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें एक लिविंग बीइंग्स अपने फूड से एनर्जी ऑब्टेन करता है। इसलिए हम रेस्पिरेशन को एक कैटाबॉलिक प्रोसेस कहते हैं बेटा। क्या कहते हैं इसको? कैटाबॉलिक प्रोसेस, जिसका मतलब होता है तोड़ने वाली प्रोसेस। यानी कि कैटाबॉलिक यानी तोड़ने वाली प्रोसेस। हमने यहाँ पे ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एटीपी की फॉर्म में तोड़ा, लेकिन जो एटीपी थी वो एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाती है हर एक लिविंग बीइंग्स में, और इसी एटीपी को हम जो है एनर्जी करेंसी कहते हैं। तो चलिए हम अपने नोट्स से शुरू करते हैं। रेस्पिरेशन इट इज़ अ कैटाबॉलिक प्रोसेस। ये एक कैटाबॉलिक प्रोसेस है, जैसे मैंने इसके बारे में बताया था। कैटाबॉलिक कैसी प्रोसेस है? तोड़ने वाली। इन दिस प्रोसेस एनर्जी इज रिलीज, एनर्जी रिलीज होती है बाय ऑक्सीडेशन ऑफ ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल किसको कहते हैं बेटा? जैसे कि ग्लूकोज। तो हमने ग्लूकोज को इस प्रोसेस में तोड़ा है, जिसके बदले में हमको एटीपी एनर्जी मिली है, कार्बन डाइऑक्साइड मिला है और H2O मिला है। दिस एनर्जी इज यूज टू इन सेलुलर एक्टिविटी, और इस एनर्जी को हमारी सेल की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जिनको हम मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ कहते हैं, उनमें इनको यूज़ किया जाता है, उसमें इनको यूज़ किया जाता है। तो ये एनर्जी सिर्फ सेल यूज़ करेगी। जब सेल यूज़ करेगी तो सेल से टिश्यू को, टिश्यू से ऑर्गन को, ऑर्गन को ऑर्गन से सिस्टम को, सिस्टम से पूरी बॉडी को पहुंचती है। अब बेटा जैसे ये एनर्जी रिलीज़ करने वाली प्रोसेस है, तो हम इसको एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहेंगे। एक्सोथर्मिक आपने केमिस्ट्री के 10th क्लास के केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा होगा, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो यहाँ पर एनर्जी रिलीज़ हो रही है, तो इसलिए हम इसको क्या कहेंगे बेटा? एक्सोथर्मिक प्रोसेस। ये इसकी रिएक्शन है कि अगर हम ग्लूकोज को ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जलाते हैं तो हमें 6 मॉलिक्यूल कार्बन डाइऑक्साइड, 6 मॉलिक्यूल वाटर और 1 मॉलिक्यूल, यानी कि कुल मिला के हमको 36 मॉलिक्यूल एटीपी मिलती है। ठीक बेटा, अब हम इसकी रिएक्शन के अगले स्टेप की बात करें तो द एनर्जी स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ एटीपी इन द सेल। सेल के अंदर ये एनर्जी एटीपी की फॉर्म में बेटा स्टोर हो जाती है। ये हमारा एटीपी हो गया, जिसकी फुल फॉर्म होती है एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एंड यूज्ड, और इसे यूज़ किया जाता है फॉर लाइफ एक्टिविटीज़। यानी कि हमारी लाइफ की जो भी एक्टिविटीज़ हैं, हमारा चलना, हमारा पढ़ना, हमारा खेलना, हमारा कूदना, उन सभी एक्टिविटीज़ में हम इनको यूज़ करते हैं। एटीपी इज द एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल। देखिए मैंने क्या कहा था कि एटीपी क्या है? हमारी सेल की एनर्जी करेंसी है। जिस तरीके से बेटा हमारी कार, मोटरसाइकिल को चलाने के लिए हमको एक एनर्जी चाहिए, और वो एनर्जी केमिकल फॉर्म में होती है पेट्रोल। ठीक है, इसी तरीके से हमें काम करने के लिए क्या चाहिए? एटीपी एनर्जी। एटीपी बेटा बनती कैसे? देखें, एक केमिकल कंपाउंड हमारे पास पहले से ऑलरेडी है एडीपी, उसको हमने एक फॉस्फेट ग्रुप दिया, तो एडीपी से क्या बना? एटीपी। ये तो इसके बनाने की प्रोसेस हो गई बेटा। अब हम बात करते हैं इसके नाम की, जैसे एडीपी, एडिनोसिन डाइफॉस्फेट। पीआई का मतलब होता है इनऑर्गेनिक फॉस्फेट ग्रुप। जब ये जुड़ गया तो ये डाई माने 2 फॉस्फेट थे, डाइफॉस्फेट, अब हो गए कितने बेटा? ट्राइफॉस्फेट, TRI ट्राइफॉस्फेट। खर्च कैसे होगा? जब एटीपी हम को यूज़ करेंगे, एटीपी को हम, तो एडीपी से वो फॉस्फेट ग्रुप अलग हो जाएगा और हमको एनर्जी मिल जाएगी। फिर कितनी एनर्जी मिलेगी बेटा हमको? तो ड्यू टू रिलीज ऑफ इनऑर्गेनिक फॉस्फेट, जब ये इनऑर्गेनिक फॉस्फेट रिलीज होगा तो हमको अप्रोक्सीमेटली 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी मिलती है। तो हमें ग्लूकोज के एटीपी का एक मॉलिक्यूल टूटने पर इतनी एनर्जी मिलती है। तो इस तरीके से हमने रेस्पिरेशन, उसकी रिएक्शन और उसकी सारी बातों को समझा, और ये भी देखा कि कौन सी एनर्जी बनती है हमारी? एटीपी। क्या हमारी एनर्जी करेंसी कौन है? वो भी एटीपी है। ये रिएक्शन हमारी कैसी है? जो रेस्पिरेशन प्रोसेस है वो कैसी रिएक्शन है हमारी? एक्सोथर्मिक, एनर्जी रिलीज करने वाली। ठीक है, अब उसके बाद चलिए हम देखते हैं अपने अगले स्टेप को। ठीक है, अगले स्टेप में क्या दिखाया जाता है हमको? बेटा
अगले स्टेप में हम देखते हैं सिग्निफिकेंस ऑफ रेस्पिरेशन, हमें रेस्पिरेशन से क्या फ़ायदे हैं। तो पहला पॉइंट है इट इज़ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गन, किसी भी एनिमल को, ह्यूमन बीइंग को जिंदा रहने के लिए ऑक्सीजन कंपलसरी होती है बेटा, इसीलिए ये पॉइंट लिखा गया है आपके लिए, बताया गया आपको कि इट इज़ अ नेसेसरी फॉर द सर्वाइवल ऑफ ऑर्गेनिज्म, उसको जिंदा रखने में मदद करती है। सेकेंड है बेटा द एनर्जी इज ऑल्सो लिबरेटेड एज हीट, और इस दौरान कुछ एनर्जी हीट की फॉर्म में भी रिलीज हो जाती है, एंड मेंटेन द बॉडी टेम्परेचर, और उससे बॉडी टेम्परेचर भी मेंटेन होता है। CO2 इज रिमूव आउट बाय द बॉडी ड्यूरिंग द एक्सेलेशन, और जब हमारी रेस्पिरेशन बेटा प्रोसेस पूरी हो जाती है और जब हम एक्सेलेशन करते हैं यानी कि हवा को छोड़ते हैं, सांस को छोड़ते हैं, तो उसके लिए, उसको बाहर निकालने के लिए, एक्सेल करने के लिए हमें क्या मिल जाता है, CO2 मिल जाती है। तो ये हमारे 3 सिग्निफिकेंस रहे बेटा किसके, रेस्पिरेशन के। अब हम बात करेंगे बेटा टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन की, तो सभी लोग गौर से देखें। टाइप्स ऑफ रेस्पिरेशन, तो रेस्पिरेशन जो है वो कितने टाइप्स का है। एक साइंटिस्ट हुआ है जिसका नाम हुआ है सचिज, SACHS, सचिज डिस्कवर्ड दैट रेस्पिरेशन कैन टेक प्लेस इन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, यानी उन्होंने ये डिस्कवर किया हुआ था कि जो रेस्पिरेशन है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस में होती है, और उसी के बेसिस पर हम इसको इसके टाइप्स में डिवाइड करते हैं। एक बार फिर समझे, सैचेज नाम के साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया था कि रेस्पिरेशन जो है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस और एब्सेंस के बेसिस पर कैटेगराइज की गई है। इसके 2 टाइप होते हैं बेटा, पहला है एरोबिक रेस्पिरेशन, जिसका मतलब होता है रेस्पिरेशन की वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी। दूसरी है एन एरोबिक रेस्पिरेशन, यानी कि बेटा वो प्रोसेस जो ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे एरोबिक रेस्पिरेशन की, तो ये हमारी हेडिंग है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसका क्या मतलब हुआ, देखें, द ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सब्सटेंस, रेस्पिरेटरी सब्सटेंस किसे कहेंगे, ग्लूकोज को कहेंगे, ठीक है। तो द ब्रेक डाउन ऑफ रेस्पिरेटरी substance in the presence of atmospheric oxygen, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस हमारा ग्लूकोज है उसको तोड़ना इज नन एज एरोबिक रेस्पिरेशन, उसे क्या कहेंगे, एरोबिक रेस्पिरेशन। बात सभी को समझ में आना चाहिए। मैं एक बार फिर से रिपीट कर रहा हूँ, जो रेस्पिरेटरी सब्सटेंस है ग्लूकोज है उसे ऑक्सीजन की, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन की प्रेजेंस में सेल के अंदर तोड़ना क्या कहलाता है, हमारा एरोबिक रेस्पिरेशन। द ऑर्गेनिज्म which undergo aerobic respiration are called aerobes, वो ऑर्गेनिज्म जो एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं उनको हम एरोब्स कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल क्या है इनका, इन हायर एनिमल्स एंड प्लांट्स, जितने भी हायर एनिमल्स हैं सारे एनिमल्स करते हैं बेटा, और सारे प्लांट्स भी एरोबिक रेस्पिरेशन करते हैं। इसके बाद हमारा अगला पॉइंट आता है, अगला स्टेप जो आता है वो देखिए, यहाँ बेटा हम देखेंगे कि जो हमारा ग्लूकोज है वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में टूट रहा है और हमको 686 कैलोरी एनर्जी दे रहा है, यानी कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन को रिप्रेजेंट करने वाली केमिकल रिएक्शन है। अगर मान लीजिए बाई चांस एग्जाम में आपसे पूछ लिया जाता है कि व्हाट इज द मीन ऑफ या व्हाट इज द डिफाइन एरोबिक रेस्पिरेशन विद केमिकल इक्वेशन, तो ये केमिकल इक्वेशन देंगे आप उसको और उसको डिफाइन करेंगे। इसका इट यील्ड मैक्सिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, इस प्रोसेस में सबसे ज़्यादा एनर्जी रिलीज होती है जिसको हम ATP की फॉर्म में स्टोर कर लेते हैं। अब देखिए जो एरोबिक रेस्पिरेशन है बेटा वो 3 स्टेप्स में कंप्लीट होती है। एक है ग्लाइकोलाइसिस, दूसरी क्लैप साइकिल, तीसरा इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम। तो ये कभी कभी पूछा जाता है कि एरोबिक रेस्पिरेशन जो है वो किसके थ्रू कंप्लीट होता है, तो हम लोग ज़्यादातर बोलते हैं ग्लाइकोलाइसिस और क्लैप साइकिल, ठीक है। अब हमारा अगला स्टेप आता है बेटा एन एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये कैसा रेस्पिरेशन है, ये बेटा ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है, यानी यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं चाहिए होती है हमको, और ये स्पेशली कोई हमारे लिए नहीं है, जैसे मैंने बोल दिया हमको, हमारे लिए नहीं है, ये स्पेशली है बैक्टीरिया और फंगस के लिए। रेस्पिरेशन विच अकर इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, अगर रेस्पिरेशन ऑक्सीजन की एब्सेंस में हो रही है इज कॉल्ड एनाएरोबिक रेस्पिरेशन, तो इसे एनाएरोबिक रेस्पिरेशन कहते हैं। द ऑर्गेनिज्म विच अंडरगो एरोबिक रेस्पिरेशन, और जिन ऑर्गेनिज्म के अंदर ये प्रोसेस होती है बेटा उसको
हम एनएरोब्स कहते हैं। क्या किसे कहेंगे? एनएरोब्स। एग्जाम्पल क्या बेटा इसका हमारे पास? ईस्ट है, कुछ बैक्टीरिया हैं जैसे क्लॉस्ट्रीडियम है, सम टाइम इन ह्यूमन, लेकिन कभी कभी ये प्रोसेस हमारी मसल्स में हो जाती है हैवी एक्सरसाइज या कोई हैवी लोड फिजिकल वर्क करने की वजह से। अक्सर करके आप लोगों ने देखा होगा कि अगर कोई त्यौहार आने को और अगर घर के लोग हमें किसी काम में लगा दें तो हमारी मसल्स दुखने लगती हैं। या मान लीजिए आपको आपका टीचर नोट से लिखा रहा है, आप बहुत तेज स्पीड से लिख रहे हैं तो आपकी कलाई के जो कोहनी के पास वाली जो मसल्स है वो दुखने लगती है, तो तब हमारे अंदर भी एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है। फर्स्ट स्टेप इन ग्लाइकोलाइसिस इन विच ग्लूकोज ब्रेक डाउन इनटू 2 मॉलिक्यूल ऑफ पायरुवेट। जब ये प्रोसेस होगी, चाहे आपका एरोबिक हो या एनारोबिक हो, ये कॉमन प्रोसेस है जो मैंने फर्स्ट स्टेप बोला है कि इसमें ग्लाइकोलाइसिस होगी जिसमें ग्लूकोज से 2 पायरुवेट मॉलिक्यूल बनते हैं। ठीक है, और जब इसकी एब्सेंस की बात होती है तो पायरुवेट इज ब्रेक डाउन इनटू एथाइल अल्कोहल, और जब अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस में बेटा तो सीधे सीधे पायरुवेट बनेगा। पायरुवेट बनने के बाद हमको एनर्जी मिल जाती है, लेकिन अगर ये ऑक्सीजन की एब्सेंस में होता है बेटा तो पायरुवेट जो है वो ब्रेक डाउन करता है इथाइल अल्कोहल में, जिसे हम एथेनॉल बोलते हैं। और अगर मसल्स में होगा तो लैक्टिक एसिड बनेगा, जिससे हमारी मसल्स टूट जाती है और हमें क्रम्प हो जाता है। ठीक बेटा, तो ये हमारा एनारोबिक रेस्पिरेशन रहा। अगर बेटा जैसे हमसे पूछा जाता है कि एक्सप्लेन द रेस्पिरेशन प्रोसेस इन डिफरेंट ऑर्गेनिज्म, ठीक है, तो हम या डिफरेंट टाइप्स पूछे तो हम जैसे पहला है इन ईस्ट। ईस्ट एक माइक्रोब्स है, फंगस है, यूनिसेल्यूलर होता है। सब लोग ध्यान दें इसकी बात पर, ईस्ट एक फंगस है, यूनिसेल्यूलर होता है। तो इसको हम कैसे बताएंगे? इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन ऑफ रेस्पिरेटरी सबस्टेंस, यानी कि जो रेस्पिरेटरी सबस्टेंस है लाइक अ ग्लूकोज, उसका इनकम्प्लीट ब्रेकडाउन होगा सबस्टेंस इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन की एब्सेंस में प्रोड्यूस एथेनॉल, एथेनॉल बनेगा कार्बन डाइऑक्साइड और 2 मॉलिक्यूल एटीपी। यानी कहने का मतलब ये हुआ बेटा कि जो ईस्ट है हमारी, ईस्ट में हमारे लिए ईस्ट जो है ग्लूकोज को ऑक्सीजन की एब्सेंस में ब्रेक ऑक्सीडाइज करेगी तो एथेनॉल बनेगा, CO2 और ATP के 2 मॉलिक्यूल। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फर्मेंटेशन। अगर मान लीजिए आपसे फर्मेंटेशन भी पूछा जाए तो फर्मेंटेशन को आप इस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। ये इसकी बेटा केमिकल इक्वेशन है। ग्लूकोज ग्लाइकोलाइसिस हुआ ऑक्सीजन की एब्सेंस में, पायरुवेट बना, साइटोप्लाज्म में पहुंचा, बिना ऑक्सीजन के यहाँ पर भी एथेनॉल बना, कार्बन डाइऑक्साइड बनी और 2 ATP मॉलिक्यूल। अब आती है बात किसकी बेटा? ह्यूमन मसल्स की। ड्यूरिंग हैवी मस्कुलर एक्सरसाइज, अगर हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज कर लें जिस दिन, ठीक है, तो एनारोबिक रेस्पिरेशन हो जाएगा, टेक प्लेस इन आवर मसल्स सेल। ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए क्योंकि नॉर्मली जो हम सांस लेते हैं उसमें 500 ml ऑक्सीजन हमारी बॉडी के अंदर पहुँचती है, लेकिन ध्यान रखनी है इस बात को, अगर हम डेली प्रैक्टिस में नहीं है और अचानक इस तरीके का काम कर रहे हैं तो हमारे अंदर लैक्टिक एसिड बनेगा। दिस प्रोसेस इज नोन एज लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसे क्या कहेंगे? लैक्टिक एसिड फर्मेंटेशन। इसमें भी बहुत कम अमाउंट में हमें ATP मिलती है। अब आपसे NCERT में क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कोई ह्यूमन बीइंग है जो हैवी लोड वर्क कर ले या एक्सरसाइज कर ले या कोई एथलीट से अचानक दौड़ते में उसकी मसल्स क्रम्प हो गई, टूट गई हैं, जैसा मैंने आपसे क्या कहा, हम लोग कोई ज़्यादा हैवी लोड वर्क कर लें या संडे के दिन जाके गेम ज़्यादा खेल लें तो हमारी थाइज में, रिब्स एरिया में दर्द होना शुरू हो जाता है बेटा। तो ये नोट उसी के लिए मैंने आपको दिया हुआ है। ऑक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल्स, यानी कि मसल्स में लैक्टिक एसिड का जमा होना ड्यूरिंग विगोरस फिजिकल एक्टिविटी, बहुत ही ज़्यादा फिजिकल एक्टिविटी करने की वजह से मस्कुलर क्रम्प हो जाता है, मसल्स टूट जाती हैं। ठीक है, अब इस कंडीशन में हमें दर्द होता है। अब इस दर्द का निवारण क्या है, इसका इलाज क्या है? हॉट वाटर बाथ, या तो गर्म पानी से धीमे धीमे नहाए जिससे हमारी ब्रीथिंग रेट बढ़ जाएगी, सांस लेने की स्पीड बेटा बढ़ जाती है गर्म पानी से नहाने पे, तो ऑक्सीजन जल्दी जल्दी पहुंचेगा और लैक्टिक एसिड खत्म हो जाएगा। या फिर हम मसाज कराएं जिससे हमें दर्द से आराम मिलता है। द हॉट वाटर बाथ इंप्रूव द सर्कुलेशन ऑफ ब्लड। आगे वही बात, गर्म पानी से नहाने से हमारे अंदर जो है ब्लड का सर्कुलेशन बढ़ जाता है जिससे हमारी मसल्स जो है ड्यू टू विच ऑक्सीजन सप्लाई इज इंक्रीज, और मसल्स में
ऑक्सीजन ज़्यादा पहुंचती है। दिस ऑक्सीजन ब्रेक द लैक्टिक एसिड इनटू CO2 एंड वाटर। अब लैक्टिक एसिड को CO2 और वाटर में तोड़ दिया जाता है एंड वी गेट रिलीफ फ्रॉम क्रम्प। इस तरह हमें मसल्स क्रम्प से रिलीफ मिल जाता है। तो स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में मैंने रेस्पिरेशन, उसके डिफरेंट टाइप्स, एरोबिक और एनारोबिक, और 2 कंडीशन, एक ईस्ट वाली एक मसल्स वाली वो बताया, एक NCERT का इंपॉर्टेंट नोट बताया और कुछ कंडीशंस बताई। तो आज के इस लेक्चर में हमारे सिर्फ इतना ही समझाया जाएगा आपको बेटा। स्टूडेंट्स, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जामिनेशन के बोर्ड पर्पस से बहुत ही इंपॉर्टेंट एक फ्लो चार्ट दे रखा हुआ है आपके सामने, जिसमें अगर मान लीजिए किसी भी बच्चे को सिर्फ रेस्पिरेशन की डेफिनेशन याद हो, टाइप्स वगैरह सब भूल गया हो, तो उस कंडीशन में वो क्या करेगा। ठीक है, तो इस कंडीशन में हम क्या देख रहे हैं इसमें, ग्लूकोज सेल के साइटोप्लाज्म में पहुंचा, पायरुवेट बनाओ, पायरुवेट बनाने वाला यहाँ कौन होगा, उसको ग्लाइकोलाइसिस, क्या होगी, ग्लाइकोलाइसिस। अब 3 कंडीशन, अगर ये ईस्ट में चला गया, ईस्ट के अंदर ये प्रोसेस हो रही थी मान लीजिए शुरुआत से ही, तो बिना ऑक्सीजन के होगी, एथेनॉल बनेगा, CO2 बनेगा और ATP मॉलिक्यूल बनेंगे 2। ठीक है, और अगर ये हमारी मसल्स में हो रहा है, जल्दी जल्दी हम वर्क कर रहे हैं, तो फिर लैक्टिक एसिड बनेगा जिससे हमें दर्द होने लगेगा। और अगर ये हमारी सेल्स में हो रहा है, एक ह्यूमन एक एनिमल की सेल्स में हो रहा है, तो वहां पर ये माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर अगर पहुंच चुका है तो हमें CO2 मिलेगी, H2O मिलेगा और 38 ATP मॉलिक्यूल मिलेंगे। ठीक है, तो ये पूरी एक शॉर्ट फॉर्म में मैंने आपको जो रेस्पिरेटरी सिस्टम है, ठीक है, मैंने उसको पूरा किया हुआ है।